मध्यकालीन भारत इतिहास को शुरुआत की थी इसकी। मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल की शुरुआत भारत में मुसलमानों के आक्रमण से प्रारंभ होता है। कैसे होता है? मुसलमान आए थे और मुसलमान में सबसे पहले जो भारत में एक सफलतम आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? दाहिर के विरुद्ध। सिंध का राजा दाहिर के विरुद्ध किया। आप लोगों को हमने कल बताया था कि उस समय भारत की स्थिति इस तरीके की थी। ये सिंध ये दाहिर है, यहाँ पर हिंदुशाही वंश था, यहाँ पर सोलंकी वंश थे, 4 लोग सोलंकी वंश है ना। ये राजपूताना पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। ये कश्मीर में यहाँ पर कन्नौज में गढ़वाल वंश था। ये इस तरीके से नेपाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये छोटे छोटे राजा थे भारत में। मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, यहाँ जीता, चला गया। बाद में उसको वहां पर जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। आपको बताया था कल मैंने। फिर इसके बाद में गजनबी आया। गजनबी ने बाद में 17 बार आक्रमण किए, लूटपाट मचाई। 1001 से लेकर 1001 से 1027 के बीच में, 27 के बीच में उसने कितने आक्रमण करे थे? 17 बार। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ बेटा कहां पर है? गुजरात में। यह आक्रमण था। वापस फिर वो भी चला गया लूटपाट करके। ये दोनों लोगों का उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना कि भारत में साम्राज्य स्थापित करना। ये साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए। ये आए थे कि भारत से धन लूटेंगे, भारत से धन लूटेंगे और उस धन को ले जाकर के मध्य एशिया में जहां पर वो रहते थे वहां अपना एक साम्राज्य को मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और इस्लाम धर्म का क्या करेंगे? भारत में प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए दोनों लोग आए थे। इसके बाद में जो अगला व्यक्ति आता है वो आता है मोहम्मद गौरी। क्या होता है बेटो? देखो क्या हुआ था कि आपको पता है कि जब यहां पर कौन था? गजनी कबीला है जो गजनी, गजनी पर कौन का अधिकार था? गजनबी का, महमूद गजनबी का था। जब गजनबी मर जाता है, जब महमूद गजनबी बेटा मर जाता है तो यहाँ पर गौरी नामक कबीले का क्या हो जाता है? अधिकार। क्या हो जाता है? गौरी नामक। और उसी गौरी कबीले का व्यक्ति था कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अनेकों प्रयास किए थे आक्रमण के, लेकिन अंतोगत्वा आखिरकार वह जो जिस आक्रमण में सफल हुआ वो था पृथ्वीराज चौहान के प्रति 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। काय को युद्ध? तराइन को दूसरा युद्ध भाव तो 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और भारत में उसने अपना साम्राज्य स्थापित। अजमेर और दिल्ली को, पृथ्वीराज चौहान यहां पर था तो यहां पर अजमेर राजस्थान और दिल्ली वाले इलाके को जीत लिया। आ रही बात समझ में? तो हम बेटा अब किसको पढ़ने वाले हैं? आज गौरी को पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद गौरी। देखो मोहम्मद गौरी ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किए। सबसे उसने पहला जो आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने वो 1175 में किया था। गोमल दर्रे से होते भारत में प्रवेश किया और मुल्तान और कच्छ को अपना अधीन कर लिया। मुल्तान बेटा देखो ये इलाका कौन सा था? ये इलाका, ये राजस्थान, ये गुजरात को टच करता है। इस इलाके कच्छ का रेगिस्तान है यहाँ पर, पता है आपको। और यहाँ पर मुल्तान कहाँ पर? पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस इलाके पर उसने किसने 1175 में क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है। अब उसकी सीमा किससे लगने लगी थी? गुजरात से। और बेटा आपको पता है गुजरात में कौन था? गुजरात में यहाँ पर राज्य किसका था? सोलंकी राजाओं का। कौन थे यहाँ पर? सोलंकी राजा थे। और उस समय राजा कौन थे? वे मूलराज, मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय कौन थे? मूलराज द्वितीय थे, बताया था मैंने कल आपको। तो आक्रमण किया इसने 1175 में। बेटा कहां आ गया था? 1175 में ये आ गया है। कहां आ गया है? ये आ गया है मुल्तान। कहां आ गया है? मुल्तान। अब 1176 में बेटा ये कहां आक्रमण करने? 1178 में, 1178 में इसने कहां पर किया आक्रमण? गुजरात में। कहां किया? गुजरात। गुजरात में आक्रमण कर दिया 1178 में। अब गुजरात में इसने 1178 में जब आक्रमण किया तो यहाँ राजा कौन थे? सोलंकी वंश के। और मूलराज द्वितीय ने इसको जोर से उठा उठा के
पटक पटक के कूट 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 दिया। किसको? किसको कूट दिया? गौरी को। किसने कूटा? समझ गया मेरी बात? गौरी ने किया आक्रमण। मूल राज द्वितीय सोलंकी वंश के राजा ने गौरी को जोर से सूद दिया। ठीक, मतलब गौरी पराजित हो गया, गौरी को बंदी बना लिया गया और उसको एक भैंसन की सार में हाथ पांव बांध कर डाल दो। काय में? भैंसन की सार में। तो वो डर रहो 7-8 दिन, पन हाथ माथ जोड़े के साहब राजा साहब छोड़ दो, अब कबू नहीं कर रहा, अब तुम्हारे तना कबू नहीं आ रहा हो। कौन ने कही ऐसी? गौरी ने। तो जी अपने राजा थोड़ी सी दयावान होते, इनने भाई छोड़ दो। ये बहुत बड़ी गलती करी, ना छोड़ते बैठे हम काम तमाम कर देते तो आज हम, हो सकता है भारत में मुसलमानों का राज्य ही ना होता कभी। लेकिन इसको छोड़ दिया गया और ये वापिस चला गया, वापिस चला गया इधर अपने घर। और अब इसने इतने तो दोबारा एक बार कुट गो दोबारा थोड़ी आएगो, सावत ही कूट होएगो। तो जाने 1186 में, कब बेटा? 1186 आक्रमण किया कहा? पंजाब पे। कहा पे किया? पंजाब पे। हाँ हाँ 79 में करो तो। पेशावर, पेशावर लाहौर जीता हुआ 86 में। पेशावर, पेशावर के बाद में क्या जीता हुआ? लाहौर। लाहौर कब किया आक्रमण? देख देख, अरे जो कहा गाओ गजनबी गौरी, देख गौरी, गौरी ने सबसे पहले हमने कहा था 78 में गुजरात पे किया। 79-80 में गौरी ने पेशावर, ये पाकिस्तान के हिस्सा, उस पर कब्जा कर लिया। 1182 में सिंध के निचले हिस्से पे कब्जा कर लिया। 1186 में खुसरो मलिक के साथ से किसको जीत लिया? लाहौर। तो मैंने ये दोनों पॉइंट छोड़ करके सीधा काय पे आया मैं? 1186। ठीक है, क्यों आया मैं बता रहा हूं, कारण है। मैं आपको ये भी पढ़ा था वहां पर जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जहां से लिंक बनती है, जहां से कहानी बनती है, मैं सीधा वहां चलता हूं, जिससे बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा सन ना बैठ करके सिंपल सिंपल सी बातें आ जाएं। देखो आप समझ जाओ बात को जरा। मैं ये कह रहा हूं कि इसने 1175 में जीता था सिंध, अपना मुल्तान और कच्छ को जीता गौरी ने। ठीक है, ये समझ में आ गया था, ये पहला पॉइंट था। दूसरा मैंने कहा साहब ये फिर इसने आक्रमण कर दिया गुजरात पे, गुजरात में ये कुट गया, पराजित हो गया मूला द्वितीय से। फिर ये वापस चला गया, तो वापस गया तो यहां पर क्या पड़ता है बेटा? पाकिस्तान में पेशावर। क्या पड़ता है यहां पर? जो पाकिस्तान में जो इलाका पड़ता है उसका नाम क्या है बेटा? पेशावर। यहां पर उसने पेशावर को जीता। पेशावर कब जीता था? 1179 में, 79 में जीत लिया। फिर पेशावर के बाद में ये कहां आक्रमण कर देता है? लाहौर। अब लाहौर काय में आता है बेटा? पंजाब में। काय में आता है? ये कब जीतता है? 1186। लाहौर काय में पड़ता है? पंजाब में। देखो बेटा ये पाकिस्तान, ये इतना बड़ा इलाका क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। ये इतना बड़ा इलाका पंजाब कहलाता है। आधा हमारा अभी भारत में है और आधा, मतलब 25% भारत में है और 75% पंजाब कायम चला गया पाकिस्तान। बंटवारा हो गया ना, तो 75% पंजाब कायम चला गया पाकिस्तान में और 25% अपने पास है, जिसमें अमृतसर वगैरह है और लाहौर वगैरह पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो इसने पंजाब को जीता। अब बेटा जब पंजाब को जीत लिया तो ये पंजाब के पास में ही ये जो सीमा लगती है, ये सीमा, ये क्या लगती है? काय की सीमा लगती है? राजस्थान की। काय की सीमा लगती है? राजस्थान। और यहां पर कौन का राज है? पृथ्वीराज चौहान। यानी अब ये यहां तक आ गया। अब सीधी सी बात, मेड़ से मेड़ लग गई। जो बाको राज्य ऊपर और नीचे चौहान का राज्य। ठीक, अब यहां बात छोड़ते हैं अपन। अब हम जब पृथ्वीराज चौहान की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना पृथ्वीराज चौहान की, हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के पास में यह साम्राज्य किसका है? जयचंद का। किसका है? जयचंद का। और जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान का मौसी को मोड़ा। को है? मौसी को मोड़ा। पृथ्वीराज चौहान के नाना कहाँ आएंगे? दिल्ली। कहाँ आएंगे? अनंगपाल। कहाँ है? अनंगपाल। तोमर। कौन है? तोमर।
इन्होंने दिल्ली शहर की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और ये दिल्ली से के संस्थापक थे और ये कौरव पांडवों के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? ये जो है अर्जुन के पुत्र, वो अपने परीक्षित के अभिमन्यु के परीक्षित के जन्मेजय, उस परंपरा में ये आगे जाके हैं ये तो अमर। क्योंकि आपको पता है दिल्ली का पुराना नाम क्या है? हस्तिनापुर। क्या नाम है? हस्तिनापुर। क्या कौरव पांडवों का क्या था? राज था। तो उसी वंश में ये थे जिनकी दो मोड़ियां थी अनंगपाल की। एक को ब्याह करो इनने कहा अजमेर के राजा से, का नाम है तो सोमेश्वर का नाम है तो। और एक मोड़ी को ब्याह करता तो कहा जयचंद की मम्मी थी, कोई थी जयचंद की माता श्री, कहा कन्नौज की राजा। एक मोड़ी को ब्याह करो अजमेर के राजा से, एक मोड़ी को ब्याह करो कन्नौज के राजा से। जा मोड़ी को बेटा भाव पृथ्वीराज चौहान और जा मोड़ी को बेटा भाव कौन? जयचंद। बात सही में आ गई। और इनका के दो ही मोड़ियां थी, मोड़ा एथेना। अब ये कहानी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी चलती है इतिहास में। देखिए एक कहानी पर बहुत सभी लोग सहमत नहीं होते, ये कहानी ये भी है। तो भाई ये हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान को नाना ने गोदी ले लिया और अजमेर तो पृथ्वीराज चौहान के पास था ही, उसे बेटा क्या और मिल गया? दिल्ली और मिल गया। नाना ने ले ला गोदी भाई। तो जब जयचंद लगी होगी बुरी, जयचंद जलता था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। जयचंद ने करवाया अश्वमेध यज्ञ और सब राजाओं को बुलाया, किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को। तो उसको वैसे ही बुरा लग रहा था। ऊपर से उसकी प्रतिमा एक मूर्ति बनाकर बॉडीगार्ड के रूप में खड़ी कर दी बाहर है यज्ञशाला के बाहर। कौन की? पृथ्वीराज चौहान। जब आए खबर लगी कि जो मेरे इतना अपमान कर रहा है, सो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, पूरे यज्ञ में मिटामिटू का ध्वंस कर गया। और जाकी मोड़ी थी कौन? संयोगिता भगाने लगा, उठा लेगा घर में ऐसे उठवा ले हैं, मेरे नातेदार क्यों बैठे थानेदार हैं। सुनो गाना। हाँ, तो जाना उठा लेगा उसको ने संयोगिता है। और संयोगिता लेगा तो अब जाके चक्कर में जयचंद का हो दिमाग खराब। बहाने कही कि बेटा तो देखेंगे, लेकिन चूंकि चौहान से लड़ना जयचंद की बस की। जहां जयचंद जनत तो कि अगर मैंने जहां से कहूँ खैर से खुजाओ तो कांटे लग जाएंगे। खैर एक जंगली पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, अगर तुम वहां से खुजाओगे जाके तो क्या लगेंगे? कांटे। तो ये खैर था कौन? चौहान। खतरनाक था, योद्धा था, बाहुबली था, सेना मजबूत थी उसके पास, इसलिए जयचंद की हिम्मत नहीं हुई। जयचंद ने लगाई स्कीम। का स्कीम करें कि जहां आ गओ गौरी, तो जाने गौरी एक संदेश भेजा, अपना दूध भेजा हुआ। पहले दूध भेजते थे कि देखिए हमारे पहले कौन फोन थे कि व्हाट्सअप कर दो कि गौरी आक्रमण कर दें। अभी व्हाट्सअप चलता नहीं था, तो उसने दूध भेजा होगा। दूध गया, उसने कहा साहब हमारे राजा जयचंद ने कहा है गौरी जी आप आक्रमण कर दीजिए काय पे? अजमेर पे। आपके पास में है अजमेर आप। तो देखो, तो मैं ये कह रहा था कि ये भैया इसने दूध भेजा होगा। उसने कहा क्या कहा गौरी से कि हमारे राजा जयचंद चाहते हैं कि तुम भैया दिल्ली जब अजमेर पे आक्रमण कर दो, जो अजमेर है वो या चौहान पे, क्या है कि चौहान मेरी मोड़ी भगा लेगा। तो हम जब आक्रमण कर दोगे तो मैं तुम्हारी फुल सपोर्ट करेंगे, सेना भी दूंगा, खाना पीना जो चाहिए वो दूंगा, हथियार मतियार, ठीक। और जब युद्ध हो जाएगा वो तुम जीत जाओगे तो ये तुम्हारी बॉर्डर से लग रहा है क्या? राजस्थान, इसको तुम रख लेना। और ये मेरी बॉर्डर से लग रहा है क्या? दिल्ली। उसके दिमाग में पहले दिल्ली थी तो दिल्ली मुझे मिल जाएगी। हर व्यक्ति चाहता था दिल्ली पर अधिकार हो उसका शुरू से। अब भैया यही कहानी चल रही थी। पृथ्वीराज चौहान यहां पर राज्य कर रहे थे, यहां पर गौरी कर रहा था, यहां जयचंद कर रहा था। अब ये तीनों का राज्य हो गया भैया। ये गौरी का राज्य है और ये हमारे चौहान का राज्य। अब भैया होता क्या है? होता ये है कि गौरी 1191 में भाई लाले में बजा की बातन लग के, कौन की बातन लग के? जयचंद की बातन में काय पे आक्रमण कर देता है? अजमेर पे। अजमेर पर क्या करता? आक्रमण 1191। और इस युद्ध का नाम होता है बेटा कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1191 में आक्रमण करता है एक तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध ये कौन सा था? प्रथम आक्रमण करते है तो पृथ्वीराज चौहान पावरफुल था, उसके पास सेना थी, उसने आसपास के सभी राजपूतों को इकट्ठा कर लिया और
गौरी ने जैसे आक्रमण किया तो गौरी की सेना में एक तन से सुताई कर दी जोर से, लगे लठ लठ दे दे के आड़े कर दे जने, और ये भाग गए गौरी उन टेंकत भाग गए, कुट गए जोर से। अब ये कुट गए, घर पहुंचे, जयचंद जब ये कुट रहे थे तब जयचंद तमाशा देख रहा था। काय मैंने कही बता रहे भैया जयचंद वो बचा ले, तूने कही थी आक्रमण कर दो, मैं को तुम्हें तो जानते नहीं हो, तूने क्या करा तो आक्रमण। अच्छा ये भाग गया जयचंद वहां से। अब कुछ दिन बाद पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला होगा कि जयचंद ने कही थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने जैसे घर में कोई की गलती होए, घर में कोई की गलती होए और वह गलती फिर घर के नहीं पता पड़ जाए, ठीक है, तो फिर वह आदमी बेचारे कितना दवा था सब जाने ऐसे जाए जयचंद को हाल हो रहा हो। तो पहले तो चलो चल ही रही थी, अब तो पता और चलो जो ना कही थी तुझे हर दिन जा जहीं से कार दें ठाड़े हो गए किले पे से, कौन है जयचंद। जयचंद को दिमाग खराब रे, हर दिन गा रहा और एक तो मोड़ी भगा लेगा, ऊपर से हर दिन गा रहा और देते हैं, तो जाने कौन से कही दोबारा गौरी इसके भाई यार एक बार और कर दे आक्रमण, क्या कही एक बार और कर दे। मान के सुन तुम मुझसे बत रही है मती, तूने मुझे एक बार कुटवा दो, अगर अब तूने दोबारा कहूँ कही तो मैं नहीं आ रहा भैया। फिर उसने बहुत मनाया इसको, और गौरी भी फिर तैयार हो गए। गौरी इनका ठीक है बेटा हम कर रहे हैं इस बार। अब उसने इस पूछ सौगंध खाया मोड़ा कहन के बिल्कुल अब की बेर तो तुम आओ तो सही, मैं बिल्कुल पूरी मदद करेंगे तुम्हारी, ठीक है ऐसी क्या हो। अच्छा ये आया और इस बार ये थोड़े से घमंड में आ गए, सोचा कि नहीं हम चौहान हैं और हमने तो एक बार जा कूटो, तो अब तो एक दोबारा फिर कूटेंगे। इस बार ये थोड़े से अन्य राजपूत राजा वो होते ही है ना, एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, एक बार आदमी सरपंच बन जाए तो दोबारा बार वोट नहीं दें आदमी, तो जो आसपास के राजपूत राजा थे ये इन्होंने पहले तुम्हें सपोर्ट किया था चौहान का, तो चौहान ने युद्ध जीत लिया, तो चौहान ने कैंठ में और आ गया, अब तो मैंने गौरी तक मारो, तो चौहान ने इनसे ढंग से राम राम ना करी होगी, ये भी संग ना आया अब की बार, बात समझ रहे हो, तो ये भी संग ना आए होंगे। तो बस जो ही हुआ कि आक्रमण किया 1192 में, दूसरा युद्ध हुआ 1192 तराइन का, सेकंड युद्ध हुआ तराइन का, और सेकंड युद्ध हुआ तराइन का तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया कौन ने, मोहम्मद गौरी। गौरी ने पराजित किया और काय पे कब्जा कर लिया अजमेर पे, और काय पे कर लिया कब्जा दिल्ली पे। तो अब ये किसके कब्जे में आ गए, पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा राज्य किसका हो गया, गौरी का, पूरा राज्य हो गया किसका, गौरी का। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग अलग किंवदंतियां मिलती हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाला एक कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था बेटा, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के जीवन पर एक किताब लिखी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। हमें पृथ्वीराज रासो से बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, पर पृथ्वीराज रासो में थोड़ी सी, आप जानते हैं रासो काव्य परंपरा का प्रभाव है, और बेटा इस परंपरा में ये होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें करी जाती हैं। हम लोग राजा आते हैं तो नदियां डोलते हैं और पहाड़ हिल जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, आदमी आ रहा है का भूकंप थोड़ी आ रहा है ना। तो अब ये इसलिए क्या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए विश्वास नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो लिखा गया पृथ्वीराज रासो, उसमें ये कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उसको साथ में वो अपने साथ ले गया, कौन, गौरी, और वहां पर चंद्रबाई साथ आया, और वहां पर जाकर पृथ्वीराज चौहान चूंकि शब्द भेदी थे, आवाज सुन के भी वो बाण चलाते थे और उसी स्थान पर जाके तीर लगता था, ऐसा उनके पास सामर्थ्य था। तो ये उत्सुकता बस गौरी जानना चाहता था कि वास्तव में क्या ये सही है। उसने चंद्रबरदाई से कहा कि हम ये दान जानना चाहते हैं। मैं पृथ्वीराज चौहान ने ये शर्त रखी, ये ऐसा वर्णन कायम मिलता है पृथ्वीराज रासो में, जब तक सुल्तान नहीं कहेंगे 3 बार आवाज देंगे मुझे तभी मैं बाण चलाऊंगा, ठीक है। सुल्तान ने कहा और चंद्रबरदाई उसके पास खड़ा होगा, उसने कहा, जैसे उसने आवाज दी कि 4 बांस 14 लड़ी अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, और उसने बाण चला दिया और गौरी मारा गया। बाद में उन दोनों ने एक दूसरे में कटार मार के मर गए। अब ये अगर बात सही है तो फिर गौरी ने बाद में आक्रमण कैसे किए, ये भी किंवदंती, इसलिए क्या है कि इस घटना को सत्य माना नहीं जा सकता। कारण कुछ भी रहे हो, पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए होंगे, मार दिए गए, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या हुआ ये विवादास्पद है। क्या है,
इसके बारे में कोई सही तरीके से नहीं कह सकता। ठीक है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान गया, अजमेर पे कब्जा हो गया, दिल्ली पे कब्जा हो गया। अब ये भाई साहब जो थे ना अपने जयचंद भाई साहब, ये जो है ये अलग अलग धुन में इनकी में ये पहुंच गए किसके पास? गौरी के पास। गौरी के पास पहुंच गए। तो भाई साहब गौरी अपनी कब आती थी कि दिल्ली तुम हमें दोगे और अजमेर तुम ले लियो। उन्होंने कहा आजा तो दिल्ली दूं, आजा के तो दिल्ली ले ही ले बेटा, जाके ले दिल्ली दूं। तूने मुझे कुटवाओ तो अब भी जब बादल होते तो मेरे घोड़े दुखते। तूने मुझे पहले तुम्हें कुटवाओ, अब भी जब जब बादल होते हैं तो तलकते हैं। पुरानी चोटा नहीं दुखे, बादल होता था। तो उसने कहा ठीक, एक दो और रिक्वेस्ट करी होगी, वो जो हर दिन पहुंच जाए फिर चौहान जो जयचंद भाई साहब अब पहला बार टरका होगा, चलो कल लाइयो, कल रावण ने अपने कोई से पैसे लेना हो कल ले जाइए कल। जो दो अब जो दो, दो चार नाम हर दिन पहुंच रहा वो माना गई, जो नहीं मान रहा जा सूते ही दो। तो गौरी ने इस पर आक्रमण कर दिया, किस पर? जयचंद पर, कन्नौज पर। राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कब कर दिया बेटा? 1194 में इसने आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? कन्नौज पे। कन्नौज पे। और युद्ध हुआ था कौन सा? चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध। इसमें जयचंद मारा गया। क्या हुआ? जयचंद मारा गया। अब क्या और हो गया लोग? उसने कहा बेटा ले दिल्ली ले गो, ले तेरी कन्नौज हमें दे दे के। ये कहानी आता समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, मोहम्मद गौरी यहीं पर नहीं रुका, वो लगातार भारत में अन्य जगह पर भी वो आक्रमण करता रहा। ठीक है। पर वो वापस चला जाता है गौरी, और अपने जो उसके सेनापति थे, उसका एक सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? जो वास्तव में उसका गुलाम था। क्या था? गुलाम। बेटा ये गुलाम शब्द आपको बहुत बार आएगा। गुलाम शब्द, गुलाम तुम जानते हो, देखो हिंदी में गुलाम को दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दास। फारसी में इसे कहा जाता है बंदी। क्या कहा जाता है? बंदी। और इसे अरबी में क्या कहा जाता है? गुलाम। क्या कहा जाता है? गुलाम। जब इंसान को खरीद लिया जाए, पहले इंसान बिकते थे, जैसे मान लो 10,000 रुपया में तो मैंने खरीद लो, अब तू पूरी जिंदगी में तेरे हर काम पे मेरा अधिकार है, मैं चाहूं तो उसे जो काम करवाऊं, मैं चाहूं तो कोई बेच दूं। जैसे अपन गंजे में से खरीद ला थे, अपनी हो गई। ऐसे पहले आदमी बिकते, आदमी औरत गुलाम होते थे, खरीदते थे, और मंडियां लगती थी। क्या लगती थी? मंडियां। इंसानों की क्या लगती थी? मंडियां लगती थी। ये बहुत कोई आश्चर्य मत करो, अभी मिटा है ये सिस्टम, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में मिटा है, नहीं बहुत लंबे समय तक भारत से सुंदर स्त्रियों को, लड़कियों को पकड़ लिया जाता था और काबुल की मंडियों में उनकी नीलामी होती थी। बोलते थे जैसे बिकते ना गेहूं चना, 1201, 1, 2, 3, ऐसी मंडियां होती थी। हैं? हाँ, अब 1201 नहीं, जैसे मान ले 1200 रुपया हम खरीद दो, मैंने लगाई बोली 1200 की, मान लगाई मैंने 1200, मान गई 1250, 1300, फिर मैं बोलेंगे 1350, कोई नहीं बोल रहा हो तो मैं बोलेंगे 1300, 1350, 1, 1350, 2। ठीक है। देखो तो ये 1194 युद्ध हो गए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया वो और वापस चला गया। अब यहां से अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन पहले हम जो कहानी आपको समझाइए, इस कहानी को अपन फैक्ट तथ्यात्मक रूप से पढ़ लें, क्योंकि इसने आया था, जीता था, कुछ किया भी होगा। जैसे दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद बनाई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब मुसलमान आए थे तो नमाज तो पढ़ेंगे, तो पहली भारत की मस्जिद इसने बनाई कहां पर? दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया मस्जिद, कहां पर? अजमेर में। इनके जो साथ में संत आए थे, उनने कहा हमें नमाज पढ़ना, यहाँ मस्जिद ही नहीं है, तुम्हारा 2.5 दिन के अंदर अंदर तुरंत ही एक मस्जिद बनवाई, तो उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में। ठीक है। देखिए तो अपन देखते हैं महमूद गजनबी के बाद में मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1177 में गोमल दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया और मुल्तान कक्ष पर अपना अधीन कर लिया। 1177 में गौरी गुजरात के बघेल शासक मूलराज द्वितीय यानी भीम द्वितीय को जो है आबू पर्वत नदी प्रयत हो गया, यानी हार गया। किससे हार गया था? मूलराज द्वितीय से।
पराजित हो गया। 1179-80 में गौरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान में। फिर 1182 में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण करके सुराग वंश के शासक को अपने अधीन कर लिया, सुकरा वंश के अधीन कर लिया। और फिर इंपोर्टेंट है 1186 में उसने किसको जीत लिया था? खुसरो मलिक से लाहौर को जीत लिया। अब उसकी नहीं, सोलंकी वंश ही है वो, यहाँ पे गलती से लिखा होगा बघेल वंश, सोलंकी वंश। अभी मैं पढ़ा तो रहा हूँ, सोलंकी से लिखा आ गया सोलंकी वंश, ठीक है। अभी कह भी रहा था मैं सोलंकी, जब से मैं सोलंकी सोलंकी रहा हूँ तो इसमें लिखा है बोले। देखिए 11 मोहम्मद गौरी ने 1190 तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य के अंग बना लिया और 1191 में उसने दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच में तराइन के बीच मुकाबला हुआ। इस युद्ध में गौरी पराजित हो गया। पूरी कहानी आप लोग समझा दी, वही तो लिखी है इसमें, अलग से क्या लगा है। 1192 में गौरी चौहान के बीच में तराइन के युद्ध में दूसरा युद्ध हुआ। गौरी और चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? दूसरा युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ? गौरी हार गया, चौहान, गौरी जीत गया, चौहान हार गए। 1194 में उसने मोहम्मद गौरी ने कन्नौज नरेश जयचंद के बीच में चंदावर के युद्ध में गौरी की विजय हुई और जयचंद मारा गया, यानी कन्नौज जीत लिया। 1195-96 में गौरी ने चुनार के पास जाटों, जो आगरा उत्तर प्रदेश, और राजपूतों को पराजित किया। 1205 में गौरी ने खोखरों को पराजित किया। जाट खोखर वो उत्तर प्रदेश के आसपास इलाके को उसने और जीत लिया। मैंने क्या कहा, उसने और आक्रमण भी किए। गजनी वापसी के मार्ग में वो अपने वापस घर कहाँ जा रहा था? गजनी जा रहा था। ए पीछे कब बतरा रही तुम? जब वो 1205 में उसने खोखरों को जीत लिया। इससे पहले उसने 1195-96 में जाटों को जीत लिया। और जब वो 1205 में वापस जा रहा था, वापस घर जा रहा था, तो 15 मार्च 1206 को अफरीदी जो करमार थी कबीले द्वारा सिंध नदी के पास दम्यम नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त धोखे से मोहम्मद गौरी क्या कर दी गई? हत्या कर दी। यानी 1206 में से क्या हो गई? मृत्यु। जब ये घर जा रहा था तो ये जितना इलाका इसने भारत में जीता था, चाहे तो वो दिल्ली, अजमेर, चंदावर, ये जो कुछ जीता था उसने, वो सारा उस सारे इलाके की जवाबदारी वह अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। किसको सौंप गया था? बेटा अब यहाँ पर मैं तो जा रहा हूँ घर, यहाँ सारा कारोबार तू संभालना। नहीं, तू यहाँ का क्या हो गया? सामंत हो गया। क्या हो गया? राजा नहीं, राजा तो मैं हूँ, सामंत। यहाँ सब पैसा मैसा उगा के तू किसको भिजवाएगा? मुझे भिजवाएगा। जीता मैंने, राजा मैं हूँ, है ना, तू राजा थोड़ी ना है, बस काम सौंप गया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ शिव और दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति बनी हुई है और देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? पृथ्वीराज लिखा हुआ है। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि वह पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर बहुत ज्यादा, जो मतलब उसकी सम्मान करता था। क्या करता? उससे प्रभावित हुआ। किससे? पृथ्वीराज चौहान जिस तरीके से लड़ा था तो उससे क्या हुआ था? उससे प्रभावित हुआ था, तो उसने। और दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम लिखा है। क्या लिखा है? घोड़े के साथ लिखा है मोहम्मद बिन साम। ये प्रश्न बन सकता है कि बताइए किस शासक के सिक्कों पर शिव और नंदी की प्रतिमा मिलती है, या पृथ्वीराज लिखा मिलता है, या घोड़ा और मोहम्मद बिन साम लिखा मिल सकता है? तो किस कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति देहली बाल अंकित रहती है, यानी ये भी इंपोर्टेंट है उसके सिक्कों पर। अब उसने क्यों छपवाई? ये वो हो सकता है भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा हो, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि मुस्लिम था लेकिन फिर भी उसने ये किया। तो हमें ये, अब क्या होता है जब गौरी की कहानी खत्म होती है, गौरी 1206 में अपने घर चला जाता है, तो भारत में एक नई व्यवस्था शुरू होती है जिसका नाम क्या है? सल्तनत काल। क्या नाम है? सल्तनत काल। सल्तनत काल मतलब कि 1206 जब गौरी वापस गया, अब जब गौरी वापस गया तब से शुरू होता और 1526 तक चलता है। देखो बेटा 1206 से शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है? 1206 से, और कब तक चल रहा है? 1526 तक। इसमें टोटल बेटा कितने वंश हुए? 5 वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 1206 से 1526 तक भारत में जो समय रहा उसे सल्तनत काल कहते हैं, क्योंकि इस समय का जो राजा था वो अपने आप को सुल्तान कहता। क्या कहता था? इसलिए जहां जहां तक उसका राज्य उसे कहते हैं सल्तनत। क्या कहते हैं? या सुल्तान की सल्तनत। जैसे हमने कहा ये सम्राट हैं,
मैं सम्राट हूं, ये मेरा साम्राज्य है, ये मैं सुल्तान हूं, ये मेरी सल्तनत है। समझ गया मेरी बात? तो ये सल्तनत काल कहलाता है। शासक को सुल्तान कहा गया। इसमें कुल वंश हुए कितने? GKTSL, आप याद कर लेना, GKTSL। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। बेटा इसी क्रम में याद करना है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, GKTSL। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी, GKTSL। ठीक, ओके। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। ठीक है बेटा, ये क्रम से याद करना है पहले आपको, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ये 5 वंश हो गए। तो पहला वंश जो था बेटा वो कौन सा वंश था? गुलाम वंश। गुलाम शब्द के बारे में मैंने बताया था, अब गुलाम शब्द वास्तव में बंदी शब्द से बना है। अब इन वंशों के अंतर्गत अलग अलग राजा हुए। पहले हमने क्या पता देखा कि हमने पहले इन वंशों को पढ़ा, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। देखो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, इनका समय और देख लीजिए। 1206 से 1290 तक कौन सा था? गुलाम वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, और 1414 से 1451 तक सैयद, और 1451 से 1526 तक लोधी। एक बार फिर से रिपीट करो, गुलाम का समय 1206 से, ये तो आपको याद हो गया, 1206 1526, 1206 से 1290। गुलाम 1290 से 1320, 1320 तक कौन रहा? खिलजी। और 1414 तक कौन रहा? तुगलक। और 1451 तक कौन रहा? सैयद। 1426 तक कौन, 1526 तक कौन रहा? लोधी। अकेले ये याद कर लो बस, ये नहीं करना पड़ेगा आपको याद, ये तो रिपीट हो रहा है बार बार। 1206 1526 तक, ठीक है। गुलाम वंश 1290 तक, तो फिर खिलजी वंश 1320 तक। ये थोड़ी बोलोगे कि 1290 से, अरे ये 1290 पे खत्म हुआ है, तो ये स्वाभाविक सी बात है 1290 शुरू होगा, समझ में? ये यहां से शुरू होगा। तो गुलाम वंश 1290 तक, खिलजी वंश 1320 तक, तुगलक वंश 1414, सैयद 51, 1451, 1526। तो कैसे याद करोगे? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद, तो गुलाम 1290, खिलजी 1320, सैयद 1414, सॉरी तुगलक 1414, सैयद 1451 और लोधी 1526। समझ में आ रही मेरी बात? मैं तो संग बोलते हैं उन्हें बोल ले करे का कि तुम घर है तो याद कर बेच रहे, जहीं जिते हो जाए भगवान की कृपा से वही बहुत है। तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुलाम 1206 से 1290। अगला हमारा आता है खिलजी, वो आता है 1320, 1320। इसके बाद आता है हमारा तुगलक 1414, फिर आता है हमारा कौन सा? सैयद 1451, फिर आता है हमारा कौन सा? लोधी। अगर 1526, अगर अब भी आपको बोर्ड पे से देख के बोलना पड़ रहा है तो आपको अपनी मूड को भिटी में मार लेना चाहिए एक बार। अगर हम 6-7 बार रिपीट करके भी फिर भी आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाए कि आपको बोर्ड पे देखना पड़ रहा है, झांक के बोलना पड़ रहा है, तो समझ रहे हो फिर दिक्कत है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, पहला वंश बेटा कौन सा आता है? गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की यदि हम बात करेंगे, गुलाम वंश, कुल गुलाम वंश के जो शासक हुए हैं उनकी बात करते हैं। देखो हम गुलाम वंश के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि शासक कब से कब तक कौन कौन शासक रहे, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, किनको डिटेल से पढ़ना है। पहले कम से कम दिमाग में इतना तो रहे कि ये राजा हुए थे, आपके नोट्स में दिया है सब। पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210, जल्दी चला गया। फिर आया कौन? अपना आराम सा, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम सा। 1210 में बना, 11 में हट गया, 1 साल रहा, आराम ही आदमी था। उसके आया कौन? इल्तुतमिश, 1211 से 1236। फिर आई कौन? रुकनुद्दीन फिरोज, केवल 1236 में बैठा, तभी हट गया 1 आध महीना में।
फिर रजिया बेगम आ गई, 1236 से 1240 तक रही, एकमात्र मुस्लिम शासिका, भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका, सुल्तान। और फिर इसके बाद कौन आया, कोई बहराम शाह, मुजुद्दीन बहराम शाह, 1240 से 42 तक रहा। इसके बाद आई कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242-44। फिर आ गए नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 66। और फिर आ गया कौन, बलबन, 1266 से 87। और लास्ट में आ गया हमारा कौन, शमसुद्दीन कैमर्स, कैकुबाद भी बोलते हैं, 1287 से 1209। अब मुझे पता है कि आप लोगों को पूरे याद नहीं होंगे, मैं भी जानता हूं, पर हमें इसमें जो याद रखने हैं, एक कुतुबुद्दीन, दो इल्तुतमिश, 30 रजिया और चौथा बलबन, केवल 4 याद रखना है। लेकिन क्रम तो सभी के पढ़ लो, आप क्रम पढ़ लो, डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। लेकिन कुतुबुद्दीन के बाद में आराम शाह आया था, आराम शाह के बाद में रुकनुद्दीन आया था, उसके बाद में रजिया बेगम आई थी, रजिया बेगम के बाद में बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, बलबन, और बलबन के बाद में कैकुबाद या कैमर्स, शमसुद्दीन कैमर्स। ये प्रश्न कभी कभी ऐसी बन जाती, बताइए कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक कौन बना था, तो आप आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह बना था। और आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश बना, इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज के बाद में रजिया बेगम, रजिया बेगम के बाद में बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में महमूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन, बलबन के बाद उसका कैकुबाद या शमसुद्दीन कैमर्स। समय 1206 से 1290, कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा वंश आता है कौन सा, खिलजी वंश। इसमें तो सिंपल सा, कुल 3 राजा हुए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक, और तीनों मोस्ट हैं, तीनों मोस्ट हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, और सबसे ज्यादा मोस्ट इसमें कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के बारे में जगह नहीं पढ़ते, संस्थापक के तौर पर पढ़ते हैं। जलालुद्दीन 1290 में आया और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1320 में जाके मर गया। इसमें आता है कौन सा, तुगलक वंश। तुगलक वंश है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। ये तीन इंपोर्टेंट बात लिखा है, अन्य शासक इंपोर्टेंट नहीं है, 1843-1344 तक लिखा गया अन्य शासक। अन्य का मतलब है कि होंगे कोई ऐसे ही अरे गहरे नत्थु गहरे, उन्हें पढ़ने कोई मतलब नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, सबसे इंपोर्टेंट कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और फिर आता है तुगलक वंश, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। जरा हम चलो गुलाम वंश की बात करते हैं, वो तुम्हारे सामने नहीं है, देखते हैं तुम्हारा दिमाग पे तुम्हारा कितना कंट्रोल है, तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कितना कंट्रोल है। अभी गुलाम वंश नहीं है बोर्ड पे, अब उसके बारे में बोलते हैं। तो पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम शाह, उसके बाद में इल्तुतमिश, उसके बाद में रुकनुद्दीन, उसके बाद में रजिया, रजिया के बाद में बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में महमूद शाह, महमूद के बाद में नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद के बाद में बलबन, बलबन के बाद में ऐसे बता दोगा, बता दे। अब जा तुम जल्दी बोलो, क्या तुम दिखा रहा हो। गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। फिर आ जाता है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अन्य शासक। और लास्ट में हमारा आ जाता है सैयद वंश और लोधी वंश रह गए। तो खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, कोई इंपोर्टेंट नहीं है कि लोग खिज्र खां छोड़ के। और इसमें ये तीनों इंपोर्टेंट हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आखिरी राजा कौन था सल्तनत काल का, लोधी वंश का भी आखिरी और सल्तनत काल का भी आखिरी। इसके बाद में आ जाता है मुगल काल। क्या जाता है, फिर आ जाओ बाबर, बाबर को मोड़ा हुमायूं, हुमायूं को मोड़ा अकबर, अकबर को मोड़ा जहांगीर, जहांगीर को शाहजहां, शाहजहां को औरंगजेब। यहां तक पढ़ेंगे। फिर औरंगजेब के बाद में छोटे मोटे। अच्छा अब देखो, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं किसकी,
सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, गुलाम वंश। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर गुलाम वंश को कल्ला ही पढ़ा